वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता है, वेलकम करता है और स्वागत करता है। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास थी अपनी पोषण के बारे में, पाचन के बारे में हमने पढ़ा। आज पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। श्वसन किसे कहते हैं वो बात मत बता देना कि हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, उसको हम श्वसन कहते हैं। ये बात आपकी मनुष्य तक सही है, लेकिन परिभाषा अच्छी नहीं है। तो क्या करें भैया, कुछ अच्छी परिभाषा आपको आनी चाहिए। किसे कहेंगे श्वसन? इसके लिए आप पूरी क्लास देखेंगे ध्यान से। अगर आपने ध्यान से क्लास देखी है ना, तो ये जरूर आपके समझ में आएगी और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले भैया। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। देखिए, श्वसन किसे कहेंगे, इससे पहले थोड़ा बहुत आप देखिए पोषण के बारे में। पोषण जो है, पोषण में अपने खाद्य पदार्थ ग्रहण किए, ठीक है, भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद वह किसमें टूट जाता है? ग्लूकोज में। वैसे कार्बोहाइड्रेट तो टूटता है ग्लूकोज में, प्रोटीन टूटता है एमिनो एसिड्स में, और वसा टूटती है वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में। ये मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अपनी ऊर्जा, अपने शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है ना, सबसे पहले वह किससे प्राप्त होती है? ग्लूकोज से प्राप्त होती है। इसका मतलब ग्लूकोज ग्लूकोज जो है अपनी शरीर के लिए ऊर्जा का पहला स्रोत है। ठीक है, तो श्वसन में क्या होता है? अब देखिए आप, श्वसन में ग्लूकोज को, श्वसन में किसको? ग्लूकोज को CO2 व जल में तोड़ा जाता है। ये खास बात ध्यान रखना। पहली लाइन आपसे पूछे श्वसन क्या होता है, तो आप बताएं भाई श्वसन जो भी होता है उसमें जो ग्लूकोज होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड व जल में तोड़ा जाता है। बात समझ में आ गई? श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड व जल में तोड़ा जाता है। समझ गए? किस में तोड़ा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड व जल में तोड़ा जाता है। जब ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड व जल में तोड़ेंगे ना, तो अपने को ऊर्जा प्राप्त होगी। तो साथ में क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा प्राप्त होगी। उस ऊर्जा का उपयोग हमारा शरीर विभिन्न कार्य करने के लिए करता है। ठीक है, ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड व जल में तोड़ा जाता है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब कैसे भैया ग्लूकोज को तोड़े कैसे? जितने भी जीव है ना, उसमें दो बातें होती है ग्लूकोज को तोड़ने में। ठीक है, दो प्रकार के क्रियाएं होती हैं, दो प्रकार से ग्लूकोज को तोड़ते हैं जीव। ठीक है, मनुष्य व अन्य बड़े जीव तो क्या करते हैं? देखो, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए विभिन्न जीव दो प्रमुख पथों का उपयोग करते हैं। दो प्रमुख पथ का उपयोग करते हैं भैया। ग्लूकोज को तोड़े कैसे? दो प्रमुख बातें हैं। एक तो ऑक्सीजन के द्वारा तोड़ते हैं। कुछ जीव होते हैं ना, उस श्वसन में ऑक्सीजन गैस ग्रहण कर लेंगे, वह ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज को तोड़ेगी। ठीक है, और आपके घर में कोई नारियल लेके आ गया, किसी के पास रोटी है तोड़ने के लिए, किसी के पास हथौड़ा है तोड़ने के लिए, कोई चाकू से काम चलाता है तोड़ने के लिए। अलग अलग होते हैं ना तोड़ने के लिए नारियल को। उसी प्रकार ग्लूकोज को तोड़ने के लिए विभिन्न जीव जो है उनके पास दो रास्ते हैं। एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के द्वारा। तो पहले जीव क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन करते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन करते हैं, और कुछ जीव ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के बिना ही ग्लूकोज का विखंडन कर देता है। ऑक्सीजन नहीं लेते हैं वो श्वसन में। आप सोचो कि श्वसन में तो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करना श्वसन कहलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। तो क्या ये श्वसन नहीं है? ये भी श्वसन है। ये भी क्या है? श्वसन है। तो परिभाषा ये मत लिख देना कि ऑक्सीजन गैस ग्रहण करना या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालने को ही श्वसन कहते हैं। यहां पर यह परिभाषा गलत हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी परिभाषा? कि ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड व जल में तोड़ना व ऊर्जा प्राप्त करना श्वसन कहलाता है। यह परिभाषा हो गई। ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड व जल में तोड़ना तथा ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, कुछ जीव क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन करता है। बात समझ में आ गई? जो जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन करते हैं, उनमें जो श्वसन होता है उसको वायुवीय श्वसन कहते हैं। कौन सा श्वसन कहते हैं? वायुवीय श्वसन। और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन करते हैं वो क्या कहेंगे? अवायुवीय श्वसन कहलाएगा। समझ गए? वायुवीय श्वसन किससे कहेंगे? जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जब
ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसको हम वायवीय श्वसन कहेंगे। ठीक है, और जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, अवायवीय श्वसन कहेंगे। ये श्वसन की एग्जैक्ट परिभाषा है और ये श्वसन के 2 प्रकार भी आप लोग रीड कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। अब आगे की खास बात क्या है, चाहे वायुवीय श्वसन हो या अवायुवीय श्वसन हो, बात समझ में आ गई। यानी कि श्वसन जो होता है ना उसके 2 चरणों में पूरा होता है। श्वसन कितने चरणों में पूरा होता है, 2 चरणों में होता है, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वायुवीय श्वसन हो चाहे अवायुवीय श्वसन हो, 2 चरणों में श्वसन पूरा होगा। बात समझ में आ गई। कौन कौन से, प्रथम चरण में क्या होता है, देखो प्रथम चरण जो होता है ना श्वसन का, वह तो होता है बच्चा किसमें, कोशिका द्रव्य में। प्रथम चरण कहां पर होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। ये बात ध्यान में रखना, प्रथम चरण होता है कोशिका द्रव्य में और दूसरा चरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है, कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें होता है। बात समझ में आ गई। प्रथम चरण कहां पर होता है, कोशिका द्रव्य में। तो देखिए इनमें भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, प्रथम चरण की खास बात क्या है, यह चरण कोशिका द्रव्य में होता है। ये पहली लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, यह चरण कहां पर होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। दूसरी बात क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। होता क्या है इसमें ग्लूकोज में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, 6 कार्बन परमाणु होते हैं। वह पाइरुविक अम्ल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है बच्चा, पाइरुविक अम्ल में बदल जाता है ग्लूकोज। और पाइरुवेट भी कहते हैं इसको, पाइरुविक अम्ल या पाइरुवेट। बात समझ में आ गई। तो पाइरुविक अम्ल में ग्लूकोज बदल जाता है या पाइरुवेट में ग्लूकोज बदल जाता है। ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट के 2 अणु बन जाते हैं। समझ गए, ग्लूकोज से पाइरुविक अम्ल के कितने अणु बन जाते हैं, 2 अणु बन जाते हैं। ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं और पाइरुवेट में 3 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे दूसरा चरण। ठीक है, दूसरा चरण क्या है, इस चरण में पाइरुविक अम्ल का विखंडन होता है। ग्लूकोज सीधा नहीं टूटता है, पहले ग्लूकोज बदलता है। जैसे नारियल सीधा नहीं टूटता है, नारियल के पहले ऊपर का खोपड़ा उतारेंगे, ठीक है, फिर चिटक को तोड़ेंगे, फिर वो अपन खाएंगे असली। ठीक है ना बात को। तो वही सिस्टम है यहां पर। जो ग्लूकोज जो है पहले किसमें बदलेगा, पाइरुवेट में बदलेगा। किसमें बदलेगा, पाइरुवेट। फिर पाइरुवेट टूटेगा और पाइरुविक अम्ल का विखंडन होता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो सकता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो गया तो ये क्या कहलाएगा, वायुवीय श्वसन। और अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन हुआ तो ये क्या कहलाएगा, अवायुवीय श्वसन कहलाएगा बच्चा। ठीक है, या फिर यह ऑक्सीजन की कमी में भी हो सकता है, उपस्थिति में हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो और या ऑक्सीजन की कमी में भी हो। किसका विखंडन, पाइरुवेट या पाइरुविक अम्ल का। बात समझ में आ गई। पाइरुवेट या पाइरुविक अम्ल का विखंडन 3 प्रकार से हो सकता है, या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिसे मनुष्य में होता है, या फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो कि यीस्ट में होता है, या फिर ऑक्सीजन की कमी में जो कि हमारी मांसपेशियों में होता है। देखिए कैसे आगे, देखिए अगर अब समस्या सामने आती है कि ग्लूकोज 6 कार्बन परमाणु है ग्लूकोज में, सूत्र क्या होता है C6H12O6। बात समझ में आ गई। ग्लूकोज है, यह पाइरुवेट में बदल जाता है। ठीक है ना, ग्लूकोज किसमें बदल जाता है, पाइरुवेट में बदल जाता है। इसमें 3 कार्बन परमाणु है, 2 पाइरुवेट के अणु यहां पर बनते हैं। कितने अणु बनते हैं, पाइरुवेट के 2 अणु बनते हैं। बात समझ में आ रही होगी। यहां पर यह पाइरुवेट बन गया और इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में पहला विखंडन होगा इसका, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये टूट जाए, किसकी उपस्थिति में टूट जाए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट गया तो ये ध्यान रखना क्या बनेगा, जब पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा बनेगी। ये जो जिसको आप श्वसन कह रहे हैं ना, वो ये है। पाइरुवेट का विखंडन होता है,
जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, उसको अपन बाहर निकाल देंगे। पानी बनेगा, वो काम में ले लिया जाएगा उपापचय क्रिया के द्वारा, या फिर इसको बाहर पसीने के रूप में बाहर निकाल देंगे। ऊर्जा जो बनेगी उसको हम काम में ले लेंगे। बात समझ में आ गई। वायुवीय श्वसन जो होता है इसको हम कहेंगे वायुवीय श्वसन। कौन सा श्वसन कहलाएगा? वायुवीय श्वसन कहलाएगा। बात समझ में आ गई होगी। यहां पर ये वायुवीय श्वसन कहलाएगा। ठीक है। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तो यह है अवायुवीय श्वसन। कौन सा श्वसन? अवायुवीय, वायु के बिना। अ मतलब बिना, वायुवीय मतलब वायु के। अवायुवीय श्वसन कहलाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें क्या होगा, किसमें पाया जाता है? ये ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट, ठीक है, ईस्ट में पाया जाता है। पाइरुवेट जो होता है वह एथिल एल्कोहल में बदल जाता है। ये क्या है? एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, या जिसको अपन क्या कहते हैं, शराब। समझ गए? शराब बनाते हैं ना जो लोग, फैक्ट्री में जो शराब बनती है किण्वन क्रिया में, वह यह किण्वन क्रिया है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है, एक ही कोशिका से मिलकर बनता है। यह इस पाइरुवेट को किसमें बदल देता है? एथिल एल्कोहल में बदल देता है, या एल्कोहल, एथेनॉल, एथेनॉल भी कहेंगे या एथिल एल्कोहल कह देंगे। ठीक है। या शराब वगैरह आप लोग जानते हो, शराब या दारू जिसको कहेंगे, इसका सूत्र होता है C2H5OH। तो एक तो शराब बढ़ जाती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, और एक ऊर्जा इसके साथ निकल जाती है। ध्यान से सुनना कि अगर पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इसे हम क्या कहेंगे? अवायुवीय श्वसन कहेंगे। अब अवायु श्वसन में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड तो देखो बनेगी, लेकिन यहां पर इसके अलावा क्या बन जाता है? एथिल एल्कोहल बन जाता है, शराब बन जाती है। ठीक है। शराब फैक्ट्रिया जो होती है ना, उसमें इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई। इससे सिंपली शराब बनाते हैं। तो C2H5OH प्लस CO2 प्लस ऊर्जा, ये भी आप ध्यान में रखना। तीसरी खास बात यह है, ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाए, एक तो बिल्कुल ही नहीं हो, एक कमी हो जाए, ठीक है ना, दोनों बातें अलग अलग है। कम है मात्रा में, ऑक्सीजन तो है तो सही, लेकिन कम है, उतनी नहीं है जितनी चाहिए। समझ गए बात को? तो ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाए ना, जैसे मान लो कि हमारी कहां पर होती है, जब हम ज्यादा मेहनत करते हैं ना, कभी काम करते रहते हैं तो काम करते रहते हैं, तो हमारे ब्लड जो होता है ना, अपनी पेशियों को उतना ऑक्सीजन नहीं दे पाता है जितना आवश्यक हो, क्योंकि काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो पेशियां जो होती है ना, हमारी मांसपेशियां जो होती है, उनमें एक अम्ल बन जाता है। किससे? पाइरुवेट से। उस अम्ल को क्या कहते हैं? लैक्टिक अम्ल। क्या कहते हैं? और किसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल? बताओ। अरे सुबह सुबह मम्मी नहीं कहती है क्या? दही ले, दही ले, दही ले। तो दही ले का मतलब दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। समझ गए? दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और यही लैक्टिक अम्ल आपकी मांसपेशियों में बढ़ जाता है, और जिसके कारण उस व्यक्ति को थकान का अनुभव होता है। मम्मी मैं तो थक गया हूं, पापा मैं तो थक गया हूं। ठीक है ना, इसलिए मेरे को अब रेस्ट की जरूरत है। जैसे आप रेस्ट करोगे, वापस ब्लड सप्लाई होगा, धीरे धीरे पूरा ऑक्सीजन मिल जाएगा, और लैक्टिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड वजल में वापस बदल जाएगा, थकान मिट जाएगी। कोई टेबलेट की जरूरत नहीं है, रेस्ट करते ही आपकी थकान दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि लैक्टिक अम्ल जो होता है ना, वह वापस कार्बन डाइऑक्साइड जल में टूट जाता है। बात समझ में आ गई? तो पाइरुवेट जो होता है, अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो वह किस में बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। ये सिंपल सी बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब देखिए खास बातें और देखो, आप लोगों से पूछे भैया दो बात बता दी सर आपने, एक तो वायुवीय श्वसन, एक अवायुवीय श्वसन, दोनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें मिलती है? तो आप बताएंगे वायुवीय श्वसन में। किसमें? ठीक है। तो पहली बात यही है कि वायुवीय श्वसन में अवायुवीय श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा का मोचन होता है, अधिक ऊर्जा निकलती है, अधिक ऊर्जा निकलती है। दूसरी बात, ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव ही तो कमी, ऑक्सीजन की कमी में पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। बात समझ में आ गई? लैक्टिक अम्ल बनता है जो क्रैम्प का कारण हो जाता है। मैक्सवेल को देखा था ना कि भाई मैच आ रहा था और मैक्सवेल खूब खिंचाई कर रहा, खूब बैटिंग कर रहा,
थक गया, पेशियों में क्रैम्प आ गया है। क्यों आ गया भैया? खूब देर तक मेहनत करने से ऑक्सीजन का अभाव हो गया। ऑक्सीजन का क्या हो गया? मांसपेशियों में अभाव हो गया, कमी हो गई। और जब मैक्सवेल के पैरों में लैक्टिक अम्ल बन गया ऑक्सीजन के अभाव के कारण, तो उसकी पेशियों में क्या हो गया? क्रैम्प उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? क्रैम्प उत्पन्न हो गया। और जैसे ही मैक्सवेल रेस्ट करेगा ना, जिता दिया ना ऑस्ट्रेलिया को, जैसे ही वह रेस्ट करेगा वापस ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए आप लोगों से पूछे मैक्सवेल की जो पेशियां हैं, मैक्सवेल की पेशियों में क्रैम्प क्यों आया भाई? हाँ, बता देंगे, 10th क्लास में पढ़ता हूं। पायरुवेट अम्ल जो है ना, उसकी पेशियों में किस में बदल गया? लैक्टिक अम्ल में बदल गया। तो लैक्टिक अम्ल बनने के कारण पेशियों में क्या हो गया भैया? क्रैम्प हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, एटीपी। ये भी बहुत काम की बात है। एटीपी का पूरा नाम पता है? क्या नाम होता है एटीपी का पूरा नाम? बच्चा, एटीपी का पूरा नाम है ए फॉर एडिनोसिन। एडिनोसिन, एडिनोसिन, एडिनोसिन। एडी नहीं दिखाई देनी चाहिए, एडिनोसिन। समझ गए? क्या नाम है? ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई, टी से क्या मतलब है? ट्राई, और पी से फास्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी का पूरा नाम है। ट्राई का मतलब होता है 3, फास्फेट का मतलब फॉस्फेट। 3 फॉस्फेट के इसमें परमाणु पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। और यह इससे ही अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए क्या खास बात है, कोशिकीय श्वसन में जैसे ग्लूकोज का विखंडन हुआ ना कोशिकाओं में, तो कोशिकीय श्वसन में जो ऊर्जा निकलती है, मैंने लिखा था ना आगे प्लस ऊर्जा, वह जो ऊर्जा निकलती है ना, वायवीय श्वसन में ऊर्जा निकलती है, अवायवीय श्वसन में ऊर्जा निकलती है। ठीक है ना? तो जब ऊर्जा निकलती है ना, तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है? एटीपी नामक अणु के निर्माण में किया जाता है। इससे एटीपी बना लिया जाता है। एटीपी बना लिया। देखिए एटीपी क्या काम करता है? कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं के लिए ईंधन का काम करता है। ठीक है, तो कोशिकाओं का ईंधन किसे कहते हैं? पेट्रोल थोड़ा ना डलाता है, एटीपी को कहते हैं। क्या कहते हैं? एटीपी को। देखिए, और एटीपी को ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, एनर्जी करेंसी। ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। तो देखिए श्वसन में जो ये ऊर्जा या एटीपी जो बनता है ना, इसका श्वसन में मौजूद ऊर्जा का उपयोग एटीपी कैसे बनता है? एडीपी जो होता है, एडीपी का पूरा नाम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई की जगह डाई हो जाएगा, डाई तो लगाते हैं ना, वो डाई, डाई लिखते ना, डी आई लिखेंगे, वो डी वाई ई मत लिख देना। ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसमें एक अकार्बनिक फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है। ठीक है, एडीपी व अकार्बनिक फॉस्फेट आपस में जुड़ करके किसका निर्माण कर लेते हैं बच्चा? एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। अर्थात एटीपी जो होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उसमें अकार्बनिक फॉस्फेट जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए ऊर्जा का उपयोग करना पड़ेगा। यह ऊर्जा कहां से आई? श्वसन में जो ऊर्जा निकली ना, वह ऊर्जा इसमें काम में ले लिया, दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया? एटीपी बन गया। डाई था, डाई का मतलब 2 फॉस्फेट समूह, एक और जुड़ गया, ट्राई बन गया, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 बन गए। ठीक है, अब देखिए एटीपी का उपयोग सेल्स में, कोशिकाओं में एंडोथर्मिक क्रियाओं के परिचालन में किया जाता है। कौन सी क्रियाओं के परिचालन में? एंडोथर्मिक क्रियाओं के परिचालन में किसका उपयोग किया जाता है? एटीपी का उपयोग किया जाता है। अब कैसे, कितनी ऊर्जा मिलती है एटीपी से, वो चर्चा करते हैं। देखिए भैया, देखिए जब हम जल का पानी तो पीते हैं ना, तो जल का उपयोग करने के बाद ऊर्जा कैसे मिलती है एटीपी से, वो अपन देख रहे हैं कि जल का उपयोग करने के बाद एटीपी से, एटीपी में 3 फॉस्फेट परमाणु जुड़े हैं। देखो ये तो है एडिनोसिन, एक फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट और तीसरा फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट जुड़े हैं ना, एटीपी, इसलिए इसको 3 है, इसलिए टी है बीच में, ट्राई। समझ गए? 3 फॉस्फेट समूह जुड़े हुए हैं। अब इसमें जब जल का उपयोग करते हैं ना, तो इसमें से एक फॉस्फेट समूह टूट गया, ये देखो टूट गया, निकल गया इसमें से।
और यहां पर क्या बन गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि एक के साथ अब दो ही फॉस्फेट समूह जुड़े हैं, ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो गया। ठीक है, जैसे ही एक अकार्बनिक फॉस्फेट इससे टूटता है ना, तो अपने को कितनी ऊर्जा मिलती है, 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मिलती है। आप पूछ सकते हैं आप लोगों से कि एटीपी जो होता है उसका एक फॉस्फेट पर परमाणु, कार्बनिक फॉस्फेट टूटता है ना, इसमें फॉस्फेट परमाणु टूटता है तो कितनी ऊर्जा अपने को मिलती है, तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल। समझ गए, कितनी ऊर्जा मिलती है, 30.5 किलो जूल प्रति मोल, ये याद रखना। अब इस ऊर्जा का उपयोग किसमें किया जाता है, पेशियों के सिकुड़ने में। ये मैं हाथ ऊपर नीचे कर रहा हूं, सिकुड़ रही है पेशियां, फैल रही है पेशियां, ऊर्जा कहां से आ रही है, ये ऊर्जा मिल रही है एटीपी जो है उससे फॉस्फेट समूह टूट गया है और एटीपी में बदल गया है, बदलते ही अपने को क्या आ जाएगा, 30.5 किलो जूल ऊर्जा मिल जाएगी। ये बोलने में काम में आ रही है, पेशियों के सिकुड़ने फैलने में काम आ रही है, आंखें कोई पलके झपकाने में काम आ रही है। ठीक है, बाहर किस प्रकार की स्मेल आ रही है, तंत्रिका वेग जो होता है उसके संतरण में काम में आती है, प्रोटीन संश्लेषण में ऊर्जा काम आती है, पेशियों के सिकुड़ने फैलने में काम आती है, तंत्रिका आवेग के संचरण में ये ऊर्जा काम में आती है। तो इस प्रकार इस ऊर्जा का उपयोग हम करते ही आप लोगों को बताएंगे। अगली क्लास में हम लेकर के आएंगे श्वसन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तब तक आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।